नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आकाश है और स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। अभी हम लोग एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एडिक्विटी पैटर्न पर आधारित मैथ्स के पिनाकल के जो सेक्शनल मार्क्स हैं उनका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और इस सीरीज में हमारा आज मॉक नंबर 7 है। और इस मॉक के हम लोग जो बेहतरीन क्वेश्चन हैं, जो हार्ड क्वेश्चन हैं, उनका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है, शंकु के अंदर अधिकतम आयतन वाला एक बेलन रखा जाता है। तो बताना है बेलन का जो आयतन है क्या होगा। ठीक है। अ कोन whose radius is 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 42 सेंटीमीटर। अ सिलेंडर विद मैक्सिमम वॉल्यूम इज पुट इनसाइड द कोन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने तो देखिए थोड़ा आपको इसमें इस ऐसी क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो बेलन की आपकी त्रिज्या होगी, जो बेलन की आपके पास जो रेडियस होगी वो बराबर होगी, जो बेलन की आपके पास त्रिज्या होगी मान लेते हैं स्मॉल आर है, और जो शंकु की त्रिज्या है मान लेते हैं वो कैपिटल आर है। तो जो बेलन की त्रिज्या होगी वो स्मॉल आर इज इक्वल टू होगी 2r/3। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और बेलन की जो हाइट होगी वो क्या होगी, बेलन की जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो स्मॉल एच है बराबर हो जाएगी कैपिटल एच, मतलब शंकु की अगर ऊंचाई कैपिटल एच है, अगर शंकु की ऊंचाई कैपिटल एच है तो h/3 हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई करने वाले हैं। तो बेलन की त्रिज्या क्या निकल आएगी, हमारे पास आर दे रखा है 18, तो 2 × 18/3, तो हमारे पास 12 निकल के आ गया किसकी, बेलन की त्रिज्या। बेलन की ऊंचाई हमारे पास कितने निकल के आ जाएगी, यहाँ से हम लोग 42/3 कर देंगे तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर निकल के आ गई। ये हमारे पास क्या हो गई, बेलन की ऊंचाई हो गई। अब हम लोग बेलन का आयतन लगा देंगे V बराबर πr²h। इसमें रखेंगे 22/60। आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है तो 12 × 12, और ऊंचाई हमारे पास दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, बराबर ही हम 144 हो गया, 22 दूना 44, तो 44 × 144 जो है आपके पास इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आखिरी में 4 चौक 16 आएगा, तो 2 में 16 है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 144 को 100 + 44, और बाहर हमारे पास क्या है कि 44 का गुणा है। यहाँ से हो जाएगा 4400 + 44 का स्क्वायर, और 44 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 44 का स्क्वायर जो होता है आपके पास 1936 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1936 होता है। तो आपके पास ये जब जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, 9 × 4 = 13 हो जाएगा, 4 × 1 = 5 × 1 = 6, 63 36 जो है आपका आंसर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब ये जो चीज़ें हैं आपको ये पता होनी चाहिए, ये जो ब्रेकआउट वाली चीज़ है ये जो है आपको अब जो है ध्यान में रखनी है, अपने जहाँ आप पढ़ रहे हैं स्टडी टेबल में इस चीज़ को आप पेस्ट कर लीजिए, चिपका लीजिए। ठीक है, नोट बना के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें बी पहले दिन कार्य शुरू करता है, ए अकेले उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 से ही 1/3 दिनों में पूरा होता है तो बताना है बी अकेले उसी कार्य का 2 गुना कितने समय में पूरा करेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, और ये कह रहे हैं कि एकांतर दिनों में कार्य करने के बाद जो कार्य शुरू कर रहा है वो बी कर रहा है, और टोटल जो कार्य हो रहा है एकांतर दिनों में वो पूरा हो रहा है 11 से ही 1/3 दिन में। तो कहने सही मतलब है 11 से ही 1/3 में इक्वल कर देंगे। इसको हम लोग तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, 6 + 5 सही 1/3। अब इसलिए हमने इसको क्यों तोड़ा, इसमें इसको इसलिए तोड़ा क्योंकि देखिए क्या है कि 5 5 दिन तो दोनों कार्य करेंगे। ठीक है, 5 5 दिन तो दोनों कार्य करेंगे, और लेकिन बी शुरू कर रहा है फिर बी शुरू करेगा, बी 60वें दिन काम करेगा। लेकिन कार्य क्या है कि ए के पास जाएगा तो ए के 60वें दिन के 1/3 हिस्से में ही कार्य पूरा हो जाएगा। तो जो ए है वो 5 से ही 1/दिन ही कार्य करेगा। ये बी का कार्य है, ये आपके पास ए का कार्य है। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि बी के जो 6 दिन का कार्य है प्लस ए के जो है 5 सही 1/3 मतलब 16/3 का जो कार्य है ये बराबर है किसके, ए अकेले उसी कार्य को 48 दिन में करता है, तो ए के 48 दिन के कार्य के, ए के 48 दिन के कार्य के।
तो यहाँ से हम लोग अगर पक्षांतर करेंगे तो क्या है कि बी गुणे आपके पास 6 ये इक्वल चला जाएगा ए गुणे 48 माइनस 16/3, ये कॉमन कर लीजिए 48 माइनस 16/3। यहाँ से करेंगे आपके पास तो बी बट्टे ए जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी बट्टे ए नीचे ले आइए तो 3 वट 24, 3 चौक 12, 2 14, 144 भी 16 जाएंगे तो 128 बचेगा और 128 बट्टे आपके पास ये नीचे जाएगा तो 18 हो जाएगा, 36 18। अब हम लोग काटेंगे तो किससे कटेगा, 2 छाक 12, 2 चक्को 8, 2 नहीं 18। आपके पास आ गया बी और ए का मान कितना आ गया, बी की इफिशियंसी 64 है, ए की इफिशियंसी 9 है। हमारे पास दे रखा है कि ए जो है अकेले उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा करता है, तो ए की एफिशिएंसी पता है तो टोटल वर्क हमारे पास निकल आएगा 48 दिन में करता है। और कितनी एफिशिएंसी से ए कर रहा है, 9 की एफिशिएंसी से कर रहा है। अब ए जो है ये कार्य जो है बी करेगा अकेले, इसका दोगुना कार्य करेगा, तो दोगुना के लिए इसका 2 से गुणा कर देते हैं। और कौन करेगा, बी करेगा। बी कितनी की एफिशिएंसी से, 64 की एफिशिएंसी से। तो काटेंगे तो 16 48, 16 चको 64, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 आपके पास हो गया। तो जो अब आपके पास यहाँ से जो बी का टाइम है वो निकल के आ जाएगा 9 त्रिक 27/2 मतलब 13.5 दिन। आई होप आपको इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो डी वाला आपके पास सही हो जाएगा। हमने क्या किया कि जो 11 से 1/3 दिन थे इसको तोड़ दिया कि जो बी है जो कार्य शुरू कर रहा है तो बी ज़्यादा दिन करेगा, तो बी टोटल 6 दिन करेगा। लेकिन क्या है कि जब 60वें दिन ए के पास कार्य जाएगा तो 60वें दिन ना होकर 1/3 दिन पूरा होगा, तो मतलब 5 सही 1/दिन में जो है एक कार्य करेगा, दोनों मिला के ऐसे एकांतर दिन में। तो हमारे पास इसको हमने कहा मान लिया कि बी के 6 दिन का कार्य प्लस ए के 5 सही 1/3 दिन का कार्य बराबर है ए के टोटल 48 दिन के कार्य के। बस हमारे पास यही लाइन जो है यही इंपॉर्टेंट थी। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि साइन एक्स बटे साइन वाई बराबर ए है, कास एक्स बटे कास वाई बराबर बी है, तो हमारे पास क्या निकालना है, tan एक्स निकालना है। कहने का मतलब हमें यहाँ से वाई वाला जो टर्म है इसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे दे रखा है नीचे साइन वाई, यहाँ पे दे रखा है कास वाई, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें पता है साइन स्क्वायर वाई बराबर कास स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई प्लस कास स्क्वायर वाई बराबर 1 होता है। तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन वाई निकालेंगे तो साइन वाई आपके पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटे ए हो जाएगा। और आपके पास यहाँ से कास वाई बराबर क्या हो जाएगा, कास वाई बराबर आपके पास हो जाएगा कास एक्स बटे बी। अब क्या करिए, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो दोनों का जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स ये जो है बराबर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई प्लस कास स्क्वायर वाई होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई प्लस कास स्क्वायर जो है ये वाई जो है ये बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स बटे बी स्क्वायर। ठीक है, यही है। यहाँ से ये तो आपके पास एक हो गया, बराबर क्या करिए, यहाँ पे हमें क्या लेना है, tan एक्स लाना है। tan एक्स के लिए क्या करिए, हम लोग साइन स्क्वायर एक्स से भाग कर देते हैं या फिर कास स्क्वायर एक्स से भाग कर देते हैं। तो इधर भी कास स्क्वायर एक्स से भाग कर दीजिए। अगर कास स्क्वायर एक्स से इधर भी भाग करेंगे तो ऊपर बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस का 1/b स्क्वायर। इतना क्लियर। 1 कास स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो आपके पास सेक स्क्वायर एक्स हो गया और सेक स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास 1 + tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब क्या करिए कि पश्चांतर कर लीजिए, 1 - 1/b स्क्वायर जो है इज इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स जो है ये इसको कॉमन कर लीजिए, बचेगा 1/a स्क्वायर माइनस का एक, ये tan स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो एक जो है बचेगा क्योंकि tan स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, tan एक्स निकाल लीजिए। tan एक्स जो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास देखिए 1 - a स्क्वायर बटे a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 - a स्क्वायर बटे a स्क्वायर। यहाँ चला जाएगा तो a स्क्वायर बटे 1 - a स्क्वायर हो जाएगा। और यह क्या है कि ये ऐसे ही एज इट इज पड़ा रहेगा, इसको हम लोग लिखेंगे तो 1 - b स्क्वायर बटे b स्क्वायर। क्या है कि अब tan स्क्वायर एक्स से हमें tan एक्स निकालना है तो अंडर रूट ले लीजिए। अगर आप अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो tan एक्स है ये बराबर चला जाएगा a बटे ये जो b है, अंडर रूट में जो बचेगा 1 - b स्क्वायर बटे हो जाएगा 1 - a स्क्वायर।
तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ये आपका कहाँ लिखा है, 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे 1 माइनस ए स्क्वायर ए बट्टे बी। तो सी वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, बहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोणों के बीच का अंतर क्या है, ये हमें बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। एक समबाहुभुज है कि आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तो हमें पता है आंतरिक कोणों के योग का जो फार्मूला होता है n माइनस 2 गुणे 180 होता है। ये जो है बराबर हो जाता है, ले रखा है कि 1440 के है, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 18 अट्ठे 144 होता है। तो यन हमारे पास कितना आ गया, यन हमारे पास 10 आ गया। अगर यन हमारे पास पता चल गया कि 10 है, तो बहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोणों के बीच का अंतर, तो देखिए आंतरिक कोणों के योग कितना दे रखा था, 1440। तो इंटरनल जो एंगल है, इंटरनल जो है एंगल, वो कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा कितना, 1440 को क्या है, 1440 को क्या है, 10 से भाग कर देंगे। 10 से भाग क्यों करेंगे, 10 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 10 भुजाएं हैं, तो ये जो एंगल है, जो अंदर का मतलब सभी भुजाओं के कोणों का योग जो है अंदर वाले जो 1440 है, वो 10 भुजाओं में बट जाएगा। तो 10 भुजाओं में बटेगा तो इंटरनल एंगल आपका आ जाएगा 144 आ जाएगा। अब बताना है बाह्य कोण क्या होगा, क्योंकि पता है कि क्या है कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, किसी भी समबाहुभुज के आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो एक्सटर्नल एंगल है आपका, एक्सटर्नल एंगल, वो आपके पास कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा, 180 में 144 घटा दीजिए। जब आप इसको घटाएंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा, 10 में 4 गए 6, आपके पास 17 में 14 जाएंगे 13, 36 डिग्री जो है आपका इंटरनल एंगल निकल के आ जाएगा। देखिए इंटरनल एंगल निकालने का मतलब एक्सटर्नल एंगल निकालने का एक और फार्मूला होता है। एक्सटर्नल एंगल अगर आपको निकालना हो, ई ए मान लेते हैं हमको, ई एक्सटर्नल एंगल अगर आपको निकालना है तो 360 डिग्री बटे एन होता है। तो यन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास 10 है, तो यहाँ से भी निकालेंगे तो 36 डिग्री आपका क्या है, इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा। अगर एक्सटर्नल एंगल 36 डिग्री है तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में 36 डिग्री घटाएंगे तो जो इंटरनल एंगल है वो 144 डिग्री ऐसे भी निकल आएगा। अब हमें क्या बताना है, इन दोनों का अंतर बताना है। तो इन दोनों को घटा देंगे तो आपके पास 136, 144 में 136 जाएंगे तो बचेगा आपके पास 108 डिग्री। तो यही आपके पास जो है आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 195, 208, 455 और 585 का लघुत्तम समापवर्तक के है। जब के का मान, जब के को इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से विभाजित किया जाता है तो भागफल हमारे पास जो प्राप्त होता है पी होता है। तो पी के अंकों का योग क्या है, ये हमें बताना है। तो चलिए देखिए, हमारे पास दे रखी है संख्या 195, सबसे पहले हम क्या है, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इनका फैक्टर करते हैं। तो 195 को हम लोग लिख सकते हैं, कितने से कटेगा, 13 के 13 5 13 गुणे 15 हो जाएगा। 208 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 208 को लिख सकते हैं, सर 13 के मल्टीपल मुझे देख रहा है, 13 1 के 13 तिरछंग 78, 13 1 के 13 7 तिरछंग 78। 455 को जो है आप 13 में फैक्टर कर लीजिए, 13 3 39, 13 5 65, ये आपके पास 13 हो जाएगा, गुणे 13 39, 13 5 65। आपके पास जो 585 है ये आपके पास हो जाएगा 13 चौको 52, पहले 13 हो जाएगा, 13 चौको 52, 6 बचेंगे, 13 5 65 है। यहाँ से एलसीएम अगर आप निकालना चाहेंगे तो जो एलसीएम है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके आ जाएगा 13, तो सभी में कॉमन है तो 13 हो जाएगा, गुणे अब यहाँ पे देखिए 5 16, तो 16 एक हो जाएगा, सभी में एलसीएम 16 निकल के आ गया। और किसकी कमी है, 9 की कमी है तो 9 शामिल हो जाएगा। और किसकी कमी है, 5 की कमी है तो 5 आ जाएगा। और हमारे पास 7 की कमी है, तो हमारे पास जो एलसीएम निकल के आ गया 13 गुणे 16 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 7। अब ये ऐसी संख्या हो गई जो इन सभी से क्या है कि डिवाइड होगी एलसीएम से। ठीक है, एलसीएम जो है इन सभी से डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो है इसका एलसीएम आ गया। अगर अब एचसीएफ की बात की जाएगी तो एचसीएफ जो होगा इन सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, इस सभी में कॉमन आपको दिख रहा है 13, तो एचसीएफ जो आपके पास हो गया 13 हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि अगर इनके लघुत्तम समापवर्तक को किसे एचसीएफ से विभाजित किया जाता है तो भागफल पी प्राप्त होता है। तो पी के अंकों का योग बताना है। तो चलिए हमारे पास एलसीएम हमारे पास 13 गुणे 16 ऐसे लिख देते हैं, 13 गुणे 16 गुणे हमारे पास 9 गुणे 5 गुणे 7,
9 गुणे 5 गुणे 7 है। हम इसको क्या है HCF से डिवाइड करते हैं 13 से, तो 13 से 13 कट जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा। लेकिन जो भागफल आएगा ये टोटल हमारे पास जो बचा है ये आपके पास भागफल हो जाएगा। तो इसके अंकों का योग बताना है, तो अंकों का योग क्या होगा, यहाँ पे एक डिजिट 9 दिख रही है। अब 9 की वजह से 9 का किसी भी में भी गुणा करेंगे तो उसका डिजिट सम 9 आता है। आप ऐसे भी जोड़ लीजिए 6 1 7 गुणे 9 गुणे 5 7 35, तो 5 7 5 12, 12 7 84, 84 गुणे 9 लिख दीजिए इसको, 8 4 12, 12 9 या 108, 108 का फिर डिजिट सम करेंगे तो 9 ही आएगा। तो क्या है कि आपका डिजिट सम यहाँ से 9 आएगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल था तो आपको आगे ऐड करने की जरूरत नहीं थी। कहीं भी अगर 9 गुणे में आ जाए तो इसका मतलब उसका डिजिट सम 9 ही होगा, मल्टीप्लाई में 9 आना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है ए और बी की आय का योग 10,81,000 रुपये है। ए अपनी आय का 80% खर्च करता है, बी अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि ए की बचत बी की बचत से 25% अधिक है तो बताना है उनके आय के बीच का जो अंतर है वो हमारे पास क्या होगा। चलिए चालू करते हैं। ए और बी की आय का योग दे रखा है 10,81,000। ए अपनी का आय का 80% खर्च करता है। अगर ए अपनी आय का 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 20% बचाता है। और आगे दे रखा है बी अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो बी अगर अपनी आय का 70% खर्च करता है तो बी बचाता कितना है, बी अपनी आय का 30% बचाता है। तो बी हमारे पास अपनी आय का 30% बचा रहा है। अब आगे दे रखा है कि ए की बचत बी की बचत से 25% अधिक है, मतलब बी की बचत अगर हमारे पास 4 है तो ए उससे 25% ज़्यादा, मतलब 4 का 1/4 1 होगा, तो हमारे पास ए की बचत 5 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए और बी की आय का अनुपात निकालेंगे। तो जब काटेंगे इसको 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से ए बटे जो बी है ये आपके पास हो जाएगा 3 5 15, नीचे 4 दूनी 8, तो 15 8 हमारे पास 23। ए और बी की आय का योग हमारे पास 23 की वैल्यू दे रखी है। 23 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 23 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10,81,000। अब हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है उनकी आय के बीच का अंतर। तो आय के बीच का अंतर 15 में 8 जाएंगे हमारे पास 7, तो 7 का मल्टीपल जो है आप देख लेंगे तो वही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी यही हो जाएगा, ये भी नहीं, 7 का मल्टीपल तो सी वाला हो जाएगा। बाकी अगर आप भाग करना चाहें तो आपके पास होता है 23 चौको 92 होता है, हासिल आपके बचेंगे 16, 161, 23 सत्ते 161 हो जाता है, तो 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। आगे 3 जोड़ो आपके उतर आएंगे, तो 32 लाख मतलब 32,000, मतलब 3,29,000 जो है आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक वृत्त के केंद्र के एक ही और दो समांतर जीवाएं 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबी हैं और वृत्त की त्रिज्या 5√13 सेंटीमीटर है, तो जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो हमें बतानी क्या होगी। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई सर्कल है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं तो अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सर्कल दे रखा है। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर दो समांतर जीवाएं हैं और जीवाओं की लंबाई हमारे पास दे रखा है 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग दो जीवाएं खींच, अरे यार, दो जीवाएं खींचते हैं। तो हमारे पास एक जीवा ये हमारे पास हो जाएगी और एक जीवा आपके पास लेट्स सपोज ये वाली हो गई। ठीक है, और आपके पास अगर सर्कल का केंद्र ये है तो यहाँ से जो रेडियस इसकी ये हो जाएगी और इसकी रेडियस आपके पास ये हो जाएगी, दोनों रेडियस, क्योंकि क्या है वृत्त की परिधि से केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो रेडियस होती है, तो दोनों आपके पास क्या हो जाएंगी, रेडियस ही होंगी। तो हम लोग इसको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये दिख रहा होगा कलर, इसको भी हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। हमारे पास जो रेडियस दे रखी है ये हो जाएगी और ये जो रेडियस है ये आपके पास ये हो जाएगी। अब हम लोग क्या है कि सॉल्व करते हैं। अब क्या दे रखा है देखिए, एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर दो समांतर जीवाएं हैं 12 और 20 सेंटीमीटर, ये 12 ये 20 सेंटीमीटर की है, ये 12 सेंटीमीटर। अगर टोटल जीवा ये अगर टोटल जीवा जो है अगर ये 20 सेंटीमीटर की है, मतलब 12 सेंटीमीटर की है, तो आधी आपके पास 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अगर ये टोटल आपके पास 20 सेंटीमीटर की है,
सॉरी सॉरी सर सॉरी, देखिए अगर टोटल जीवा की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है तो आधी आपके पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ये टोटल जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आधी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या है कि इसकी जो रेडियस दे रखी है 5√13 दे रखी है दोनों ओर, तो हम लोग यहाँ पे क्या है पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय हम लोग इसमें लगाते हैं, इसमें ये वाले ट्रायंगल में। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल जो 10 सेंटीमीटर जीवा वाला और 5√13 वाला, अगर इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ से मान लेते हैं ओ ये है, ये ए है, ये आपके पास बी है। तो जो ए हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 5√13 का होल स्क्वायर माइनस का 10 का होल स्क्वायर। यहाँ से 25 गुणे 13, तो 25 गुणे 13 माइनस 10 धाम 100, 13 5 65, 1.5 दूना 26, 26 में 6 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। और 32 में क्या है कि 100 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 225। ये हमारे पास क्या आया, ओ ए का स्क्वायर आया। तो हमारे पास ओ ए कितना आ जाएगा, ओ ए आपके पास 15 आ जाएगा। तो ओ ए आपके पास ये जो है ये आपके पास 15 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 15 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग वेव ओ बी निकालते हैं। ओ बी हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ये जो है ओ बी मान लेते हैं सी। इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो क्या है कि ये जो ट्रायंगल की रेडियस है ये भी आपके 5√13 है। तो ओ बी स्क्वायर जो है ये आपके पास बराबर हो जाएगा 5√13 का स्क्वायर, मतलब हमने अभी निकाला 325 हो जाएगा ये, माइनस का आपके पास इसमें जो ये वाली आधार है इसको घटा देंगे 36 को। यहाँ से आपके पास ओ बी स्क्वायर जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 289 और ओ बी आपके पास आ जाएगा 17। अगर ओ बी आपके पास 17 है, ये 15 है और टोटल आपके पास जो ब्लैक वाला है ये 17 है, तो जो इसके बीच की डिस्टेंस ये है ये आपके पास कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो डी वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी। अब हमारे अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में हर साल 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच का अंतर 1036.80 रुपये है तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% हमारे पास क्या है, ये हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एक वस्तु की कीमत में हर साल 20% की वृद्धि हो रही है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच का अंतर 1036 है तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40%। हम मान लेते हैं दूसरे वर्ष के अंत में जो कीमत है x रुपये है। अब क्या है कि दूसरे वर्ष के अंत में अगर x रुपये है तो हमारे पास तीसरे वर्ष क्या हो जाएगी कीमत, और चौथे वर्ष क्या हो जाएगी। तो तीसरे वर्ष क्या होगी, दूसरे वर्ष में x है तो तीसरे वर्ष में इसका हम मान लेते हैं कि दूसरे वर्ष में x ना होकर 100 है। ठीक है, इससे आसान हो जाएगा। अगर सेकेंड ईयर में आपके पास अगर टोटल एक वस्तु की कीमत 100 है तो क्या है कि तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगी 20% वृद्धि की दर से तो 120 हो जाएगी थर्ड ईयर में। और फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगी, फोर्थ ईयर में जो आपके पास हो जाएगी इसका जब एक 20% बढ़ाएंगे तो 20% का सक्सेसिव 44% होता है। तो आपके पास जो चौथे ईयर के लिए हो जाएगी इनकम जो हो जाएगी, मतलब इसकी जो कीमत हो जाएगी 144 हो जाएगी। और हमारे पास दे रखा है कि तीसरे और चौथे वर्ष के बीच की कीमत का अंतर 1036.8 है। इसके बीच का अंतर हमारे पास 24 है और 24 की वैल्यू दे रखी है 1036.8। अगर 24 की वैल्यू 1036.8 है तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि दूसरे वर्ष के अंत में तो हमारे पास 100 की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास क्या निकालना इसका 40%। 40 मतलब है 2/5। तो हम क्या करते हैं 24 से 5 पहले 2 से काटेंगे 12 बार, 12 पंचे 60, तो नीचे आपके पास 60 होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो हमारे पास 1036.8 बट्टे हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो 6 इक्के 6 हो गया, हासिल 4 आए, 6 सत्ते 42, एक हासिल आया, 6 दूनी 12, 6 तिया 43, तो 1728 जो है आपके पास ये एग्जैक्ट आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 13 और 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो बताना है वह संख्या हमारे पास क्या है जो 75 और 125 के बीच है। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या दे रखा है और लघुत्तम समापवर्तक 13 और 155 है। अगर अब आपको पता होगी एचसीएफ अगर एच है तो आपके पास जो एलसीएम होता है वो आपके पास होता है एच एक्स वाई, और एच एक्स वाई बराबर हमारे पास क्या दे रखा है 455 दे रखा है। ठीक है, और ऐसे केस में हमारे पास जो नंबर पहला फर्स्ट नंबर और जो सेकेंड नंबर होते हैं
संख्याएं जो होती हैं वो होती है एच एक्स और एच वाई। देखिए अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर एच एक्स है और दूसरा नंबर आपके पास एच वाई है, तो इसका जो एच सी एफ होगा आपके पास एच होगा, और जो एल सी एम होगा आपके पास एच एक्स वाई होगा। और एच एक्स वाई के बारे में दे रखा है ये 455 है, और एच सी एम एच है, तो मतलब एच सी एम 13 है, एच 13 है, तो एक्स वाई आपके पास क्या आ जाएगा 455 बटे 13, 13 39, 13 5 65। तो एक्स और वाई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों आपस में सहअभाज्य हों, आपस में कटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपस में कट जाएंगे कोई कॉमन निकल आएगा तो एचसीएफ में काउंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो एक्स वाई है दोनों आपस में सहअभाज्य होनी चाहिए। तो सहअभाज्य होने के लिए या तो 7 पना 35 हो सकता है, या तो 35 सिक्के 35 हो सकता है। ठीक, यही दो हो सकते हैं जो आपस में सहअभाज्य हैं। हम लोग देखते हैं, एक केस लेते हैं पहले 7 5 वाला है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, एच एक्स मतलब होता है h हमारे पास कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। दूसरी अगर 5 वाई है तो 5 वाई मतलब 13 5 65 है, तो पहला नंबर 91, अगर दूसरा नंबर 65 है, और हमें बताना है कि एक संख्या 75 और 125 के बीच 91 आ गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वह संख्या हमारे पास b मतलब 91 हो जाएगी। आई होप आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% क्या है खर्च कर देते हैं। यदि उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है, तो ए और सी की आय के बीच का अंतर 63,000 रुपये है, तो बी की आय हमें बतानी है क्या होगी। चलिए देखते हैं। ए बी और सी अपनी आय का 80%, 20 25 15 मतलब 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। अब खर्च करने के बाद सेविंग जो है इनके पास दे रखा है 8 है, 9 है और 20 है। अगर आप ये बताइए हमको कि क्या है कि 80% खर्च कर देते हैं तो बचाते कितने हैं। बचाएंगे हमारे पास 20%, तो 20% की वैल्यू हमारे पास 8 दे रखी है। अगर 20% बचाते हैं तो इनकम हमारे पास 100% हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए के बारे में है, ये हमारे पास बी के बारे में है, ये हमारे पास सी के बारे में है। सी को थोड़ा और आगे लिख लेते हैं। और बी के बारे में दे रखा है 85% जो है अपनी इनकम खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, बचाता 15% है, तो हमारे पास इनकम 100% कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और सी के बारे में दे रखा है 75% खर्च कर देता है, तो बचाता है 25%, तो 100% आपकी क्या हो जाएगी, ये इनकम का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप काटेंगे तो ये जो आपके पास 100 से ये 100 और ये 100 कट जाएगा, नीचे कट जाएंगे आपके 5 चौको 20, 5 3 15, 5 25। अब नीचे से काट दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 3 तिरक 9 हो गया, 5 चक्को 20 हो गया, तो 2:3:4 ए बी सी की आय का अनुपात आ गया। तो यहाँ से जो इनकम का रेशियो आ गया ए बी सी का, वो आपके पास ये आ गया। अब हमें बताना है टोटल हमारे पास ए और सी की आय के बीच का अंतर। तो ए हमारे पास 2, सी हमारे पास 4, तो 2 की वैल्यू हमारे पास अंतर जो आया 2 की वैल्यू हमारे पास 6,30,000 दे रखी है। हमें बताना किसकी है, बी की आय। बी हमारे पास 3 है, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 2 3 6, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, 00 और 3 से गुणा कर दीजिए, तो 00, 3 5 15, 45, 3 दूनी 6, तो 64,500 रुपये जो है आपके पास। क्या बात है भाई, हम यहाँ पे 3 से गुणा करना है ऊपर ना, हम लोग 2 से गुणा कर दिए। अगर 3 से गुणा करोगे तो 00, 15 × 45 और 3 × 9, तो 9 लाख मतलब 94,500 जो है आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ए वाला जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास जितने भी टफ क्वेश्चन थे वो हमारे पास कवर हो चुके हैं। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, और इस सेट का जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन थे इतने ही थे। बाकी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप अपने आप से आराम से बाई सेल्फ कर सकते हैं, अटेम्प्ट करेंगे आपसे हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जय हिंद जय भारत।